Hello my dear friends, we are live now and welcome to our YouTube channel Replication of Manu। Dear friends, हम लोग आज बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए कुछ जीके का महत्वपूर्ण बीबीआई क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी डेली 7:30 बजे जुड़ा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम के गवाए हुए। चलिए बिना किसी टाइम के गवाए हुए तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहला आ चुका है ये सिलेबस। आप लोग देख सकते हैं सिलेबस को और ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिलेबस आपको समझ ही चुके हैं। पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 90 रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन से कितना पूछा जाएगा। इस चीज को मैं ऑलरेडी समझा रखा है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोटल 90 के 90 तुक्के मार के आ सकते हैं, लेकिन तुक्का नहीं मारना है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं यानी आप अपने यूट्यूब चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मनु चैनल पे आए हैं तो आपको तुक्का मारने की गारंटी हम नहीं देते हैं। ठीक है, यानी आप अगर क्लास को करते हैं तो तुक्का नहीं मारिएगा। 100% कंफर्मेशन के साथ कोई भी क्वेश्चन को टिक करके आइएगा और 100% राइट आंसर मार के आइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी आपको पीडीएफ चलेगा, जो भी क्लास चलेगा उसका पीडीएफ के तौर पे जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आप क्या कीजिए कि टेलीग्राम पे सर्च मारिए रिप्लिकेशन ऑफ मनु, आ जाएगा। आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस इसका नहीं लगता है। बाकी यूट्यूब पे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी है। तो यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप ये सभी चीज कर लिए होंगे और करेंगे भी, क्योंकि आपको हमारा क्लास पसंद आएगा। चलिए क्लास कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये आपसे क्या कह रहा है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। कोलकाता में जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, यानी कलकत्ता में जो भी उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई दोस्तों। ए में करा 1862 ईस्वी में, बी में करा 1894 ईस्वी में, सी में करा 1860 ईस्वी में और डी में करा 1900 ईस्वी में। बताइएगा कब हुआ था इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना जो हुआ था कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी आपको 1862 ईस्वी में। कितना, 1862 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं सभी लोग। इसी तरीके से मेहनत करते रहना है और मेहनत किस तरीके से करना है मैंने आपको बता रखे हैं। आप लोग मार्कशीट खरीद के ले आइए और एक प्रैक्टिस सेट का बुक रखिए। एक प्रैक्टिस सेट डेली आप लोग शाम इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में डेली आप लोग को करना है। ठीक है, टोटल 90 क्वेश्चन को आपको 2 घंटा 15 मिनट में कर लेना है। ठीक है, 90 क्वेश्चन को जो है आपको 2 घंटा 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्राई, क्या क्राई जो है एक संगठन है। जी हाँ, एक संगठन है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, वातावरण से संबंधित है, असहाय स्त्रियों के कल्याण से संबंधित है, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है, उसके बाद सामुदायिक विकास से संबंधित है। बताइएगा किससे संबंधित है। क्राई नामक जो संगठन है ये किससे संबंधित है डियर फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग। तो ये क्राई नामक जो संगठन है दोस्तों ये आपको संबंधित है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। बहिष्कृत जो भी बच्चा होता है, घर से बाहर जो भी बच्चा रहता है उसके कल्याण के लिए ये काम करता है क्राई नामक संगठन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कह रहा है कह रहा है सुरक्षा परिषद, क्या कह रहा है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताइए। तो सुरक्षा परिषद जो होता है उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ए में कह रहा है 7 होती है, बी में कह रहा है 8 होती है, सी में कह रहा है 9 होती है, डी में कह रहा है 10 होती है। इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो ये जो हो जाएगा सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की जो संख्या होती है दोस्तों ये आपको कितना होता है पता है आपको। तो ये आपको हो जाता है कितना, 10 होता है। कितना होता है दोस्तों, ये आपको टोटल 10 होता है सदस्यों की संख्या। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग डी नंबर ऑप्शन टिक किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एलोरा में गुफाएं, क्या एलोरा में गुफाएं और सेल कीर्त मंदिर है, किसकी है, बौद्ध के, भगवान बौद्ध और जैन दोनों के, हिंदुओं और जैनों के। उसके बाद डी में कह रहा है हिंदुओं, बौद्ध और जैनों तीनों के। बताइएगा किसके हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो ये जो हो जाएगा एलोरा में जो गुफा है दोस्तों वहां पे सेल कीर्त है और मंदिर है, वो किसके हैं बताइएगा। तो ये आपको है हिंदू के हैं, बौद्ध के हैं और जैनों के हैं, यानी तीनों धर्म के यहाँ पे गुफाएं में सेल कीर्त मंदिर उपस्थित है। कहाँ पे, तो एलोरा में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वनिर्म चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो है परियोजना है क्या है? छोटी रेलवे लाइन का बड़ी रेलवे लाइन के में ट्रांसफर है करने का परियोजना है। बी में करा भारत के 4 महानगरों को मिलाने वाले 4 लेन वाले राजमार्ग का निर्माण का परियोजना है। सी में करा उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत को भारत की 4 प्रमुख नदियों को मिलाने वाली यानी कनेक्ट करने वाली परियोजना है। उसके बाद डी में कह रहा है, डी में क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स देखिएगा, डी में कह रहा है, डी में आपसे कह रहा है भारत के 4 महानगरों को वायु यातायात के साधनों से जोड़ने का परियोजना है। यानी स्वनिर्मित चतुर्भुज जो परियोजना है ये क्या काम करती है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो आपको काम करती है दोस्तों, ये आपको क्या परियोजना है, क्या काम करती है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो भी लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा भारत के 4 महानगरों को मिलाने वाले 4 लेन वाले राजमार्ग का निर्माण करने का इसका जिम्मेवारी है। किस परियोजना का? स्वनिर्मित चतुर्भुज परियोजना का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने क्या कहा है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने जो है सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म को अपना लिया? शैव धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, ब्राह्मण धर्म को, बताइएगा कौन धर्म को अपना लिया? तो यह जो है महाराज सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। किसको? बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। लास्ट में अशोक ने जो है राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं जो भी लोग, उन सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक, क्या कह रहा है? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? बताइएगा। ए में इसको मैंने कम्युनिटी में भी डाल दिया था। शाहजहां कह रहा है, बी में कह रहा है हुमायूं, सी में कह रहा है बाबर, और डी में कह रहा है जहांगीर। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान दे दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इसका जो हो जाएगा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये जो है दो बार शासन कौन किया था दोस्तों? किस मुगल शासक ने जो है 2 बार शासन किया? तो ये जो था 2 बार शासन करने वाले सम्राट जो था दोस्तों वो कौन था बताइएगा। तो ये आपको था सम्राट हुमायूं था। कौन था? हुमायूं जो है 2 बार शासन किया था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इसका जवाब आप लोग को देना है। कह रहा है लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, यानी लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यता है वो नहीं है, यानी कौन सी ऐसी योग्यता है जो कि नहीं होना चाहिए? ए में कह रहा है भारत का नागरिक हो, बी में कह रहा है उम्र जो है उसका 30 वर्ष से कम हो, और सी में कह रहा है पागल या दिवालिया न हो, और डी में क्या कह रहा है सरकारी लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकारी नौकरी में वो ना हो। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता जो है नहीं है। क्या योग्यता नहीं है दोस्तों? तो ये आपको योग्यता नहीं है, वह उम्र जो है क्या है? आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्र जो है 30 वर्ष से कम ना हो, ये चीज योग्यता नहीं है। किसी भी उम्र के व्यक्ति आप लोग बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। अगर आप लोग का स्कोर इसी तरीके से रहा तो आप लोग को जो है 350 पार मार्क्स आप लोग कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया के कोई पावर, और आपका DMCH, PMCH, SKMCH मुजफ्फरपुर में इन सभी कॉलेज में, टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने का, पढ़ने का मौका मिल जाएगा अगर आप 350 प्लस मार्क्स लेके आते हैं तो। अगर आपका इसी तरीके से स्कोर रहा तो आप लोग बिल्कुल लाइएगा और आपका सीट भी एक बुक होगा। चलिए, कह रहा है लोधी वंश का संस्थापक, क्या कह रहा है? लोधी वंश का संस्थापक जो है कौन था बताइएगा। लोधी वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? इब्राहिम लोधी था, बी में कह रहा है सिकंदर लोधी था, सी में कह रहा है बहलोल लोधी था, नाम थोड़ा अजीब है, ब से बकलोल और ब से बहलोल, डी में कह रहा है निम्न इनमें से कोई नहीं। बताइएगा लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये था ब से बकलोल और ब से बहलोल। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं सी नंबर हो जाएगा, ब से बहलोल और ब से बकलोल, याद रखिएगा। तो उनका राइट आंसर है। लोधी वंश का जो संस्थापक था दोस्तों ये बहलोल लोधी था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? बताइए, निम्न में से ऐसे कौन से ऐसा आदमी है जो कि अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया? बताइएगा दोस्तों। ए में कह रहा है इल्तुतमिश, बी में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, सी में कह रहा है महमूद गजनी, और डी में कह रहा है मुबारक साहब खिलजी।
है ना। तो डी तो एकदम गलती है लग रहा है ना। इसको मैंने कम्युनिटी में डाल दिया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो खुद को सम्राट घोषित करने वाला जो, सॉरी, ऐसा कौन सा सम्राट था जो खुद को खलीफा घोषित कर दिया दोस्तों? तो खुद को खलीफा घोषित करने वाला जो सम्राट था दोस्तों, ये कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को याद रखिएगा 350 प्लस मार्क्स आप लोग को लेके आना है, ठीक है। इससे कम लाइएगा तो आपका एडमिशन जो है डीएमसीएच पीएमसीएच में नहीं हो पाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहती है आपके इस यूट्यूब चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मनु पे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि आज जब भी मैं लाइव आऊं तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कह रहा है भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया? कब प्रकाशित हुई या फिर किया गया? 1928 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में? बताइएगा भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित की गई? तो ये प्रकाशित किया गया था दोस्तों। कब प्रकाशित किया था पता है आपको? तो ये किया गया था आपको 1923 ईस्वी में। कब? 1923 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे होंगे, जो भी लोग उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत हिंदू, क्या भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताइएगा भारत का हिंदू कैलेंडर जो है वो निम्नलिखित में से किस युग पर आधारित है ना। ए में करा संबत युग और बी में करा है शक युग और सी में करा है क्रिश्चियन युग और डी में करा है कल युग। तो बताइए तो भारत का जो हिंदू कैलेंडर है वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है दोस्तों शक युग पे आधारित है, ठीक है। किस पे? शक युग पे आधारित है, ठीक है, याद रखिए। डीजे बज रहा है, डीजे पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ ध्यान देना है दोस्तों। बैकग्राउंड में डीजे बज रहा है, किसी का शादी है तो वहाँ पे डीजे बज रहा है, आप लोग को डीजे पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। तो चलिए, बड़ा सुन रहे हो डीजे भाई तुम, हाँ। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। डीजे पूरे लाइफ में सुनना है, पूरे रिप्रोडक्टिव फेज जाने के बाद जो है आपको डीजे ही सुनना है ना। तो रिप्रोडक्टिव फेज में ही आप लोग कुछ कर लीजिए, क्योंकि जब आप सेनेसेंट फेज में जाइएगा जीवंता अवस्था में, तो उस टाइम में आपका सेल जो है काम करना बंद कर देगा, आपकी बॉडी जो है कमजोर होने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है ये रिप्रोडक्टिव फेज में ही आप लोग जो है कुछ ऐसा कर लीजिएगा कि बाकी की जिंदगी ऐसे से कटेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 15वीं सदी, क्या 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डिगामा का पर्दापरण जो है कहाँ हुआ था? यानी भारत में जो है 15वीं सदी में 15वीं सदी के अंत में जो है भारत में वास्को डिगामा कहाँ पे आए थे? वास्को डिगामा पहला कदम कहाँ पे रखे थे? बेंगलोर हो जाएगा ए में आंसर, सॉरी ए में कह रहा है बेंगलोर, सॉरी बेंगलोर होना चाहिए यहाँ पे, है ना। बी में कह रहा है कोचीन, सी में कह रहा है कालीकट और डी में कह रहा है गोवा। बताइएगा 15वीं सदी के अंत में जो है भारत में वास्को डिगामा का कहां पे अपना कदम रखे थे, है ना। तो ये जो अपना कदम रखे थे दोस्तों, ये आपको कहां पे रखे थे बताइएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वास्को डिगामा जो आए थे दोस्तों सबसे पहला कदम रखा था ये कहां पे? कालीकट यानी कोलकाता में रखे थे, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन का भारत में जो है आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था? भारत में जो है साइमन कमीशन का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ था? बताइएगा 1930 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में? बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स, तो दीजिएगा इसका राइट आंसर आप लोग, है ना। तो साइमन कमीशन जो है साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन हुआ वो सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये साइमन कमीशन जो भारत में आया था दोस्तों, ये आपको 1930 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1930 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 100% राइट है जो भी लोग ये नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिलाई मशीन, कह रहा है सिलाई मशीन, क्या कह रहा है? सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? बताइएगा सिलाई मशीन का आविष्कार जो है ये किसने किया दोस्तों? तो ये आपको विलियम हैंसन ए में कह रहा है, बी में कह रहा है इवान पोवेल और सी में कह रहा है नॉर्मन प्रेंट और डी में कह रहा है इलियास हॉब। बताइएगा सिलाई मशीन का आविष्कार करने वाला कौन ऐसा वैज्ञानिक है, कौन ऐसा महापुरुष है जिसने सिलाई मशीन का आविष्कार कर दिया? बताइएगा आप लोग, है ना। जो भी लड़की लोग चलाती हैं उन सभी को जवाब देना है दोस्तों, है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलियास हॉब नामक वैज्ञानिक और
ने जो है किस चीज़ का आविष्कार किया, तो सिलाई मशीन का आविष्कार किया। इलियास हॉब नामक साइंटिस्ट जो है ये आपको किस चीज़ का आविष्कार किया, सिलाई मशीन का। ठीक है, किस चीज़ का, सिलाई मशीन का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह यानी प्लेनेट कौन सा है, बताइएगा। ए में कह रहा है मंगल ग्रह, बी में कह रहा है मरकरी ग्रह यानी बुध ग्रह, और सी में कह रहा है पृथ्वी, और डी में कह रहा है बृहस्पति ग्रह। बताइएगा सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है कौन सा है, बताइएगा दोस्तों, है ना। तो सर्वाधिक गर्म जो है दोस्तों, गर्म ग्रह जो है ये आपको कौन सा है, मरकरी जो है सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक है, यानी बुध ग्रह जो है सबसे ज्यादा गर्म है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे होंगे और बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बी में 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डिगामा का पर्दापरण कहां पे हुआ था, बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको फिर से पूछ दिया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कब, बताइएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है, एक के बार में आप लोग टिक कर रहे होंगे। चलिए छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। आप लोग जो भी लोग कर रहे हैं कालीकट यानी कोलकाता में आए थे उन सभी का बिल्कुल राइट है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं, आप लोग को याद नहीं रहेगा, आप लोग का IQ लेवल इतना भी लो नहीं है, हमको पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है। टाइफाइड अगर कोई बच्चा या फिर व्यक्ति या फिर बूढ़े को हो जाए तो उसमें सबसे ज्यादा खराबी जो है किसको पहुंचता है, यकृत यानी लीवर, फेफड़ा यानी लंग्स, तिल्ली को, आंत को, बताइएगा। तो आंत में स्मॉल इंस्टेंटाइन भी हो सकता है और बिग इंस्टेंटाइन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसका राइट आंसर देना है डियर फ्रेंड्स आप लोग को। तो जो भी लोग कह रहे हैं लंग्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ये टाइफाइड रोग, सबसे ज्यादा फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है, लंग्स को प्रभावित करता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है साइमन कमीशन, क्या कर रहा है, साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम कब हुआ, बताइएगा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। साइमन कमीशन भारत में जो आया था दोस्तों, ये आपको कब आया था, तो ये आपको आया था दोस्तों, कब आया था बताइएगा आप लोग। तो साइमन कमीशन जो है ये आया था आपको कब, तो ये आप लोग भी टिक कर रहे होंगे, 1930 ईस्वी, फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सॉरी। अगला क्वेश्चन कर रहा है सबसे लास्ट क्वेश्चन, सिलाई मशीन, क्या कर रहा है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया, सॉरी ये क्वेश्चन भी फिर से आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इलियास हॉब जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं इलियास हॉब हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आपको, सॉरी ये क्वेश्चन में हमको थोड़ा ये लग रहा है दोस्तों, ये पूरा मतलब ये सिलाई मशीन वाला में हमको थोड़ा लग रहा है दिक्कत है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में गलती लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम कम्युनिटी में आप लोग को कंफर्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा। दोस्ती जीवन की अच्छाइयों को दोगुना कर देता है और बुराइयों को जो है बढ़ाती है दोस्तों, इसलिए दोस्ती जो है सोच समझ के कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप ये सभी कर लिए होंगे। आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आई होगी। आपके प्यार का, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों।